नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद रैलियां निकाली, जिनका समापन 21 तारीख को होगा। लेकिन अब उन्हीं की तर्ज पर कांग्रेस जन आक्रोश यात्राएं निकालने जा रही है, जो कि कल से शुरू होने वाली हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो यात्राएं हैं, इनका वास्तव में चुनाव में कितना लाभ होगा, वास्तव में कार्यकर्ताओं से कितनी कनेक्टिविटी होती है, आम पब्लिक से कितनी कनेक्टिविटी होती है, और ये केवल दिखावा है या वास्तव में ही इससे कोई संदेश देने की कोशिश की जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है खांडेकर साहब। खांडेकर साहब, ये जो यात्राएं निकल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी तो वर्षों से निकलती आ रही है। हर 5 साल में जन आशीर्वाद रैली लेके निकलती है। कांग्रेस पहली बार जन आक्रोश निकल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 5 यात्राएं भाजपा की थी और 7 यात्राएं कांग्रेस की निकल रही हैं, इसका चुनाव में क्या असर होगा? देखिए, एक बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो यात्राएं हैं, जन आशीर्वाद यात्राएं, वो अब लगभग ख़त्म होने को आई है। उन्होंने बड़े बड़े नेता पूरे देश भर से उसमें लगाए थे और उस अलग अलग जगहों से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के उन्होंने जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली। उसके पीछे का उद्देश्य, जैसा हमेशा की तरह है, भारतीय जनता पार्टी लोगों से कनेक्ट करना चाहती है। तो कितना कनेक्ट कर पाई, 17-18 साल तो मुख्यमंत्री शिवराज जी को हो गए और 20 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए। उसके बावजूद भी यदि आशीर्वाद की कमी पड़ रही है, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इंटरनल स्ट्रैटेजी बनाई होगी, जिसके तहत लगभग हर जगह पर यात्राएं निकलना प्रारंभ किया गया था। कहीं कहीं पर उसके ऊपर पथराव हुआ, कहीं किसी की कुछ राजनीति हुई, अलग अलग जगह। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं जुटा पाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कार्यक्रम रहता है राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि कांग्रेस भी शुरू करने वाली है, जिससे उनको ज़मीनी हकीकत की समझ आए। तो जन आशीर्वाद यात्रा में जनता ने कितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये तो अपने को आगे आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जैसा कि वरिष्ठ नेता कह रहे थे, इस यात्रा के दौरान बहुत सारे लोग, अलग अलग, आपने खुद ने देखा होगा कि शिवराज जी कहीं पर भुट्टा खाने के लिए रुक गए, कहीं पर किसी बहना से मिलने के लिए, उससे जानकारी ली। तो ये ब्रांड बनाने की भी एक, जिसको कहते हैं, वो कर रहे हैं। एक जगह, छोटी जगह पर आपने झाबुआ में देखा होगा, सिंधिया जी एक हॉल में बैठकर अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं। जबलपुर में आपने देखा होगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, जिसमें टिकट की भी बात आ रही है कि सिख समुदाय के व्यक्ति को टिकट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने लोगों के मनों को टटोलना और लोगों तक पहुंचना, क्योंकि सिर्फ भोपाल में बैठकर तो कुछ काम हो नहीं सकता है। और जैसा कि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब से नरेंद्र सिंह तोमर को यहाँ पर चुनाव का सूत्र दिया है, और भूपेंद्र यादव और वैष्णव जी, अश्विनी वैष्णव, ये लोग भी जब से आए हैं और जब से इनकी मीटिंग हो रही, 2 बार अमित शाह भी आके गए हैं, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की इन यात्राओं के अलावा भी कहने की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नए लोग हैं, इनमें कुछ संवाद शुरू हुआ है। लेकिन कितना संवाद हो चुका है, और यदि जो नाराज़ लोग हैं, वो कितने लोग अभी टिकट बंटने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे या विरोध में जाएंगे, इससे ये पता लगेगा कि जन आशीर्वाद यात्राओं का जो मुख्य उद्देश्य था, वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने की बात थी और जनता की नब्ज टटोलने की बात थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की बात हुई। अब होता है जन आक्रोश की बात। मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा है कि जिनके मन में आशीर्वाद की बात होती है, इसलिए वो आशीर्वाद की बातें करते हैं, जिनके प्रति आक्रोश है तो आक्रोश यात्राएं तो अभी शुरू नहीं हुई है, जो मंगलवार से शुरू होगी। तो मुझे लगता है आक्रोश यात्रा में कांग्रेस कितनी ताकत लगाती है। उनके रथ वहाँ से कर्नाटक से यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, ऐसा बता रहे हैं आजकल में। तो वो 7 यात्राएं जब निकलेंगी, उससे पता लगेगा कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्राओं का जवाब दे पा रही है, या लोगों को जो एंटी इनक्यूमेंसी की बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने सुना, देश के बड़े अलग अलग लोग, नेता यहाँ पर कह रहे हैं, लगातार ये क्लेम कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एंटी इनक्यूमेंसी नहीं है, प्रो इनक्यूमेंसी है। अर्थात जनता की जो लहर है, या जनता की जो जिसको कहते हैं कि उसका प्रेफरेंस जो है, या उनको जो चुनाव करने का समय आता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही देंगे। लेकिन ये तो चुनाव ही बताएगा कि क्या होगा। अब जन आक्रोश यात्रा में ये पता लग रहा है कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं, कहीं सज्जन सिंह वर्मा वर्सेस भूरिया हो रहा है, कहीं और लोग। तो जन आक्रोश जब निकलेगा, तो पता लगेगा कि वाकई में जनता के मन में सरकार के प्रति आक्रोश है या सरकार के प्रति प्रेम है। ये यात्राओं के जरिए पता लग जाएगा। लेकिन यात्राएं जो है, वो राजनीतिक पार्टियां हमेशा निकालती आ रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अभिलाष जी, पिछले 40 वर्षों से आप मध्य प्रदेश में जर्नलिज्म कर रहे हैं। आपने उमा जी की भी यात्रा देखी थी, फिर 2 बार शिवराज जी की देखी, ये चौथी शिवराज जी की आप देख रहे हैं लगभग। तो आपको क्या लगता है कि इनमें अंतर क्या है? 2003, 8, 13, 18 और उसके बाद 23। आपको बात बोली कि 2003 की जो उमा जी की यात्रा थी, उसमें बहुत
परिवर्तन देखने को मिला था उसका कारण था कि 10 वर्ष की शिवराज सरकार को अर्थात कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त माहौल था मध्य प्रदेश में। और उमा जी ओबीसी की लीडर थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी, बुंदेलखंड से कोई नेता नहीं आया था, तो उनके पीछे जो हुजूम था उसकी और आज की जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसकी कोई तुलना करना बेमानी होगी। निश्चित रूप से उमा भारती बहुत ज़बरदस्त तरीके से जीत के आई थी और आपको याद है कि उसके बाद कांग्रेस के नेता मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री को राजनीतिक संन्यास लेना पड़ा था। तो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग है, लेकिन जनरली जिन लोगों से मैं बात करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोगों को अब लग रहा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए। आज ही मोगे जी का बयान हमने पढ़ा है अखबारों में, वैसे मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका। अच्छा इंटरव्यू किया था उन्होंने। हाँ, तो उनका ये कहना है कि पार्टी के अंदर संवाद और संपर्क टूट गया है, तो जब कार्यकर्ता से संवाद और संपर्क टूट जाएगा तो जनता से कनेक्शन करने का क्या लाभ होगा? तो मुझे लगता है कि ये जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री ये भी शायद प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय जो नेता हैं उन लोगों को भी रथ में सवार करके साथ में बातचीत कर ले, जो गुफ्तगू करना है वो कर लें। लोगों के साथ में कई जगह फ़ोटो में देखा कि वो हार फूल लोग फेंक रहे हैं, वो कार्यकर्ता है या जनता है ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा हर जगह से, मुरैना में हो या रतलाम में हो या और कई अलग अलग जगह पे। तो जनता के साथ में कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके से साथ में लेना, क्योंकि सिर्फ जनता के वोट से तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जीत नहीं सकती है, कार्यकर्ता होना ज़रूरी है। तो जो रूठे हुए कार्यकर्ता है मुझे लगता है इस आशीर्वाद के जरिए उनको भी मनाने की कोशिश चल रही है। लेकिन अभिलाषी, एक और जन आशीर्वाद रैलियां चल रही हैं, दूसरी ओर पार्टी में अभी भी भगदड़ थमी नहीं है, क्या कारण है? मतलब अभी बीच में जब अमित शाह जी आए थे उन्होंने भी एक मैसेज दिया था कि कम से कम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें जोड़ के रखा जाए, पकड़ के रखा जाए। ये जो भगदड़ है इसको रोकने के लिए अभी तक कोई, आपको लगता है कि पार्टी स्तर पर कोई प्रयास चल रहे हैं कि इस भगदड़ को रोका जाए? मुझे लगता है कि पार्टी स्तर पर पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो प्रयास किए थे उसके तहत जयंत मलैया को साथ में लिया गया, अलग अलग जगह पर घोषणा पत्र की समिति बनाई गई, कुछ पुराने लोगों को लिया गया, नए लोगों को लिया गया। तो निश्चित रूप से ये जो कमेटी बनी उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नाराज़गी चल रही थी वो नरेंद्र सिंह तोमर के आने से काफ़ी कुछ कम हो गई ऐसा लगता है। अब आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन पुराने नेता यदि साथ में आ जाते हैं तो कम से कम। लेकिन आपने जैसा इंटरव्यू लिया था मोगे जी का, या हमने देखा इंदौर से भंवर सिंह शेखावत छोड़ के चले गए, या नर्मदापुरम से हमने शर्मा जी को देखा कि वो छोड़ के भारतीय, ये बहुत कद्दावर नेता थे अपने अपने क्षेत्र के। ये लोग यदि नाराज़ हैं तो ये नाराज़गी शायद भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है। अब ये देखना है कि कांग्रेस उसको कैसे बुनाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर वापस सरकार बनाने में शिवराज जी सफल हो सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस, जो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है उसके लेके आपका क्या कहना है? बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो लोग तो मुख्यमंत्री बन ही गए हैं कमलनाथ जी। लगता है कि आपने बिल्कुल सही प्रश्न, अति विश्वास में है ना? अति विश्वास पे, इसको आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के ऊपर जाने की बात चल रही है। और आपको मालूम है कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की आपस में जम नहीं रही है और नीचे तक लगभग वही स्थितियाँ हैं। लगातार अपन देख रहे हैं कि उन लोगों के बारे में अलग अलग खबरें आती रहती है। तो कांग्रेस में कुल जमा 2 ही बड़े नेता बच गए हैं, दोनों 75 के ऊपर के हैं। अब वो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का बेड़ा कैसा पार लगाएंगे ये देखना मुश्किल है। और लोगों को जब दिखता है कि एक तरफ शिवराज है जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ दिख रहा है कि कमलनाथ जी की उम्र होती चली जा रही है, तो आज लोग शायद कांग्रेस को वोट देने के लिए आतुर होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन और कांग्रेस के संगठन में बहुत फ़र्क है। अभिलाष जी, एक आखिरी प्रश्न है ये, 3 साल में पहली बार सिंधिया जी बड़े दुखी हैं और उनके दुख का कारण बड़ा अजीब है। उनका कहना है कि मैं इसलिए दुखी हूं कि कांग्रेस के पोस्टर से दिग्विजय सिंह का नाम क्यों गायब है। अब उन्होंने एक सम्मेलन में कहा था कि महाकाल में उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने कोई टिप्पणी करी थी, तो उस पर सिंधिया जी ने अभी हाल ही में भोपाल में कहा कि मैं भी चाहता हूं कि कांग्रेस में एक और दिग्विजय सिंह पैदा हो। तो निश्चित रूप से उनका कटाक्ष इसी बात पे था कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की हालत ख़राब होती है। और कांग्रेस लगातार ये समझ रही है कि दिग्विजय सिंह को पिछले चुनाव में भी उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह पब्लिक से दूर रहे, क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ वोट कटते। खुद दिग्विजय सिंह ने भी मान्य किया था ये कि वो जो जहाँ जाते हैं वहाँ लोग वो कटते, तो संगठन का काम उनको दिया जा रहा। लेकिन पब्लिक फेस आज की तारीख में कमलनाथ है, लेकिन कल की तारीख में कांग्रेस जीतेगी यदि, तो ज़रूरी नहीं है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनाए जा सकते। इसकी घोषणा तो कल कर दी है। हाँ, कल कर दी है, लेकिन कांग्रेस में आपको मालूम है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने पहले तो मना किया था कि जो
इंडिया की रैली यहाँ पर होने वाली थी, उसके बारे में सुरजेवाला तो कुछ नहीं कह रहे थे। फिर उसके बाद में कमलनाथ जी ने खुद नहीं कह दिया कि वो तारीख हमने बदल दी है या वहाँ नहीं होगी। तो निश्चित बात है, तो कांग्रेस में बहुत सारे, मूल बात यह है रविंद्र जी कि अभी जब टिकट वितरण पूरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 39 के आसपास शायद टिकट पहली लिस्ट घोषित की है, कांग्रेस की एक भी लिस्ट नहीं आई है अभी तक, और भारतीय जनता पार्टी की, और जब टिकटों की जब सूची जारी होगी उसके बाद क्या सीन बनेगा ये देखना होगा। तो दोनों पार्टियों के सामने ये एक चुनौती है, अपने अपने पार्टी में बगावत को रोकना। निश्चित रूप से बहुत, देखिए पॉलिटिकल डिसिडेंस जिसको बोलते हैं, बगावत जो है वो अक्सर वो होती है कि हर व्यक्ति सोचता है मुझे टिकट मिले, एक बहुत सालों से जो काम कर रहा है उसको टिकट न मिले, तो निश्चित रूप से लोग, और आजकल ऑप्शंस भी बहुत आ गए, मध्य प्रदेश से आम आदमी भी लड़ रही, आम आदमी की मतलब आप पार्टी भी लड़ रही है, तो लोगों के पास ऑप्शंस आजकल बहुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि भंवर सिंह शेखावत या शर्मा जी जैसे कद्दावर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लिए के नाम से ही जाने जाते थे, ये तो शुरुआत है। ये शुरुआत है, अब इसके आगे क्या होगा ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आपने देखा रघुनंदन जी की क्या स्थिति है, मूंगे जी की क्या स्थिति है? रघुनंदन जी हमेशा ही बहुत खुली बात करते हैं, और रघुनंदन जी हमेशा पार्टी के हित में बात करते हैं, और मैं उनको एक अच्छा नेता मानता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके, अब ये कोई कह सकता है कि जैसे केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो मार्गदर्शक मंडल बनाया है, एक उम्र के पार कुछ लोगों को घर बिठाया है और नए लोगों को आगे आने का मौका दिया है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी इस बार बहुत एमएलएस की टिकट काटेगी। तो रघुनंदन शर्मा जी की बात यही है कि वो पार्टी के बहुत पुराने, मतलब कुशाभाऊ ठाकरे के साथ में उन्होंने काम किया हुआ है, बहुत खरी खरी सुनाते हैं, लेकिन अब प्रश्न ये है कि खरी खरी सुनने के लिए कौन तैयार है आज की तारीख में। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे अभिलाष खांडेकर जी, जिनका कहना है कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कमरों से निकलकर सड़क की यात्रा शुरू कर दी है। सड़क पर जब निकलते हैं तो पता चलता है कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। भाजपा कम से कम ये भांप चुकी है इस जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से कि अब ज़मीनी पकड़ भाजपा की अब कितनी है, कहाँ कमजोरियाँ, कहाँ कमियाँ हैं, कौन नेता क्या सोच रहा है, ये तमाम सारी चीज़ों का मूल्यांकन उन्होंने इस यात्रा के जरिए कर लिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की जनाक्रोश रैली में कितना कांग्रेस के नेता इसका फीडबैक लेते हैं, उसी के बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का ऊंट किस करवट बैठेगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।